आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखो, पहली बात यहीं पर थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, स्वतंत्र भारत में राजनीति और परतंत्र भारत में राजनीति, इन दोनों में क्या फर्क है। कि आज़ादी से पहले परतंत्र भारत में राजनीति और स्वतंत्र भारत में जो राजनीति, इन दोनों में क्या फर्क हमें देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं, देखो, स्वतंत्र भारत में राजनीति और परतंत्र भारत में राजनीति। आज़ादी से पहले भी शासन हो रहा था। राजनीति का मतलब यहाँ पर किससे लेते हैं हम, शासन से। और आज़ादी के बाद में भी शासन हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि आज़ादी से पहले जो शासन करने वाले लोग थे वो भारतीय ना होकर के क्या थे, अंग्रेज। और उस समय जो शासन हो रहा था उसमें लोगों की भागीदारी नहीं थी, कि भारतीय लोगों की भागीदारी नहीं थी। और स्वतंत्र भारत में राजनीति में फ़र्क इतना ही हुआ कि एक तो भारतीय लोगों के माध्यम से शासन होने लगा और दूसरा इसमें राजनीतिक सहभागिता बढ़ी। तो ये तो बुक का नाम हो गया। इसके बाद में हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं और पहले चैप्टर में हम अपना टॉपिक लेते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और ये कब आया, 1947 में। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि भारत को आज़ादी मिली और वो जो आज़ादी मिली उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इस अधिनियम की क्या खास बातें थी, सबसे पहले हमें वही पढ़ना है। देखो, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, संसद में इस पर वाद विवाद होकर के अंतिम रूप से ये संसद के माध्यम से क्या हो गया, पास हो गया। और पास कब हुआ, 18 जुलाई को। तो 18 जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम था वो क्या हो गया, पास हो गया। अब इस अधिनियम की खास बातें क्या थी, तो उन प्रावधानों की हम बात करेंगे। और ये जो प्रावधान थे इन्होंने पूरी तरह से भारत की आज़ादी को क्या किया है, प्रभावित किया है। तो इनके प्रावधान की बात करें तो प्रावधानों में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो अपने चैप्टर से संबंधित है सिर्फ उन्हीं प्रावधानों की हम बात करेंगे। तो पहला प्रावधान हम इसमें लेते हैं कि एक तो इसने क्या किया, भारत का विभाजन किया। तो भारत का विभाजन, भारत का विभाजन किस में किया, 2 बड़े अधिराज्यों में, 2 बड़े क्षेत्रों में, 2 बड़े अधिराज्यों में। तो भारत का विभाजन किया कितने बड़े क्षेत्रों में, 2 बड़े क्षेत्रों में भारत का विभाजन किया। एक क्षेत्र कौन सा था, भारत, और दूसरा क्षेत्र कौन सा, पाकिस्तान। तो इस अधिनियम की एक बात तो ये थी कि भारत का विभाजन होगा, एक देश बनेगा भारत और दूसरा पाकिस्तान। फिर दूसरा इसका जो प्रावधान था वो ये था, देशी रियासतों को स्वतंत्रता मिल जाएगी। देशी रियासतों तो देशी रियासतों को क्या प्राप्त होगी, स्वतंत्रता। अब पहले तो हम देशी रियासत को पढ़ते हैं कि आखिर देशी रियासत का क्या प्रावधान था, किस प्रकार से आज़ादी से पहले भारत का शासन हो रहा था।
तो इसमें अगर हम देखें तो हम भारत को दो भागों में बांट लेते हैं। हम भारत को कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में। ऊपरी ऊपर हम लिख देते हैं ब्रिटिश भारत। कि आज़ादी से पहले का ये क्या था? भारत था, जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था। और उस समय का जो शासन था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक में थे ब्रिटिश प्रांत, एक में क्या था? ब्रिटिश प्रांत। प्रांत का मतलब क्या हो गया? राज्य। और दूसरे में थे देसी रियासतें। इनको हम रजवाड़े भी बोल सकते हैं। अब दोनों को हम देखें तो आज़ादी से पहले भारत पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण था, चाहे वो देसी रियासतों के माध्यम से नियंत्रण हो या फिर वो किसके माध्यम से हो, डायरेक्ट खुद के माध्यम से शासन वो चला रहे हो। तो ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो उस समय भारत में टोटल कितने? 11 राज्य थे, 11 क्या थे? प्रांत थे। यहाँ का जो शासन था इन 11 प्रांतों का, ये शासन स्वयं ब्रिटिशर्स करते थे। ब्रिटिश सरकार के माध्यम से इन राज्यों का क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। जबकि देसी रियासतों की बात करें तो इन देसी रियासतों पर शासन किन का था? राजाओं का। तो यहाँ पर राजा बोल दें, नवाब बोल दें, इनके माध्यम से क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। फर्क इतना था कि मान लो ये कोई रियासत है, इस रियासत का जो राजा था वो अपना आंतरिक शासन करने के लिए तो क्या था? स्वतंत्र था। लेकिन इस पर नियंत्रण किसका था? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। तो आंतरिक शासन करने के लिए तो स्वतंत्र था राजा, लेकिन ब्रिटिश सरकार का क्या रहा? नियंत्रण रहा। जबकि ब्रिटिश प्रांतों पर पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के माध्यम से शासन किया जाता था। तो दूसरा जो प्रावधान था, प्रोविजन था किसका? भारत स्वतंत्रता अधिनियम का, वो था ये सभी जो देसी रियासतें थी, जैसे भारत आज़ाद होगा इन देसी रियासतों पर ये जो ब्रिटिश नियंत्रण था वो ब्रिटिश नियंत्रण भी क्या हो जाएगा? पूरी तरह से हट जाएगा। ये रियासतें क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र हो जाएंगी। ठीक है। और तीसरा प्रावधान हम इसका देखें तो इसका तीसरा जो प्रावधान था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। और उस समय अंग्रेज़ों की ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम की सबसे गलत जो बात थी वो यही थी। और वो तीसरा प्रावधान क्या था? तो तीसरा प्रावधान ये था कि ये सभी जो देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों को कितने अधिकार दिए गए? देसी रियासतों को 3 अधिकार दिए गए। अब ये 3 अधिकार कौन कौन से थे जिनको लेकर के माना जाता है कि अंग्रेजों के माध्यम से ये जो कार्य था वो इनका सही नहीं था? ठीक है। तो एक अधिकार तो ये था कि सभी देसी रियासतें चाहें तो वो अपने आप को किस में मिला लें? भारत में। ठीक है। कि या तो वो भारत में मिल जाए, या फिर अगर वो भारत में नहीं मिलना चाहती तो किस में मिल जाए? पाकिस्तान में। अगर वो दोनों में नहीं मिलना चाहती हैं तो वो अपने आप को क्या रख सकती हैं? तो तीसरा ये अधिकार था, वो अपने आप को रख सकती हैं स्वतंत्र। तो आप सोच करके देखें कि अगर देसी रियासतों को ये अधिकार दिए गए हैं तो वो भारत की एकता और अखंडता के लिए क्या थे? नुकसानदेह थे, नुकसानदायक थे। ठीक है। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम था जिसके माध्यम से भारत को क्या मिली? आज़ादी मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली। तो उस समय 565 देसी रियासतें थीं और इन रियासतों को अधिकार दे दिए 3 कि या तो वो भारत में मिल जाएं, या फिर वो पाकिस्तान में मिल जाएं, या फिर अपने आप को क्या रख लें? वो स्वतंत्र रख लें। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके माध्यम से भारत को आज़ादी मिली, और इसने भारत के सामने क्या पैदा कर दी? समस्याएं पैदा कर दी। क्योंकि आप देखें तो लगभग 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत का क्या किया? शोषण किया, भारत पर अपना अधिकार रखा। ठीक है। तो 190 सालों में हमारा खूब शोषण किया गया, उसके बाद में हमें क्या मिली? आज़ादी मिली। तो 190 साल कैसे शासन किया उसकी भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। तो आपने देखो सबसे पहले पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई।
तो उससे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। कहाँ पर? 1599 में। कहाँ पर हुई थी? लंदन में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हो गई। फिर उन्होंने महारानी से अधिकार प्राप्त किया और महारानी ने इनको अधिकार दे दिया। और अधिकार मिलने के बाद में जब इनको महारानी के माध्यम से क्या मिला? अधिकार पत्र मिला। तो अधिकार पत्र महारानी एलिजाबेथ से इन्होंने प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद में ये कहाँ पर आई? भारत में आई। और भारत में आने के बाद में इन्होंने व्यापार करना, उस समय मुगल काल चल रहा था और भारत के साथ व्यापार करना इन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ इन्होंने भारतीय शासन में हस्तक्षेप करना शुरू किया और भारत पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। तो अधिकार करने के लिए इन्होंने एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध का नाम था, आप बहुत अच्छे से जानते हो, उस युद्ध का क्या नाम था? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। और 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, वहाँ से लेकर के हम बात कर लें 1947 तक का जो समय है, तो ये जो 190 वर्षों का जो समय है, इन 190 वर्षों तक भारत पर एक प्रकार से पूरी तरह किसका नियंत्रण रहा? अंग्रेजों का नियंत्रण रहा। हालांकि शुरुआत को अगर हम बांटे तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, 1757 से लेकर के 1857 तक। ये जो 100 वर्षों का समय रहा, ये 100 वर्षों का समय किसका रहा था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का समय रहा। ईस्ट इंडिया व्यापारिक जो कंपनी थी उसके माध्यम से शुरुआती 100 वर्षों तक क्या किया गया? शासन किया गया। इसके बाद में 1857 में क्रांति हुई, तो 1858 से लेकर के आगे जाकर के 1947 तक ये जो समय रहा, इस समय में जो शासन किया गया वो स्वयं ब्रिटिश सरकार के माध्यम से शासन किया गया या ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से शासन किया गया। तो इन दोनों को जोड़ करके अगर हम बात करें तो 190 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार ने भारत पर क्या किया? शासन किया। अब शासन करने के बाद में क्या हुआ कि भारत को आज़ादी मिली। अब आज़ादी मिलने के बाद में फिर भारत ने अपनी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने का क्या किया? प्रयास किया। तो चलो हम बात करते हैं 1947 की। तो देखो 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। अब स्वतंत्र होने के बाद में इस समय संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया। हमें याद रखना है उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये उस भाषण का नाम था। अब ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को भी हिंदी में एक अलग नाम से जानते हैं, वो भी हम देखते हैं कि हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता था। तो हिंदी में इसको बोलते थे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अब इसमें देखो भाग्यवधु कौन है, तो इसमें भाग्यवधु की बात करें तो यहाँ पर भाग्यवधु कौन हुई? आज़ादी। हमने अभी पढ़ा था कि 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना करके रखा। तो यहाँ पर भाग्यवधु कौन हुई? आज़ादी हुई। से चिर का मतलब होता है लंबा समय, लंबा समय निकला, 190 वर्ष निकला, ठीक है। इसके बाद में प्रतीक्षित का मतलब हुआ प्रतीक्षा की हमने, और भेंट का मतलब हो गया मुलाकात। तो एक लंबे समय के बाद में हमें क्या मिली है? आज़ादी मिली है। तो आज़ादी मिली तब एक विशेष सत्र बुलाया गया। यह सत्र किसका बुलाया गया? संविधान सभा का। तो
संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया और इस संविधान सभा के सत्र में भाषण देने का कार्य किसने किया? तो संविधान सभा को संबोधित इस समय किसने किया? पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया और उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो आपसे पूछा जा सकता है और एक बार पूछा भी गया है कि संविधान सभा के सामने पंडित नेहरू ने जो भाषण दिया उसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? तो संविधान सभा के सामने आज़ादी की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया उसी को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। इसके बाद में फिर आगे हम बात करते हैं कि आजाद जब भारत हुआ तब किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? तो आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? कि सब लोग सहमत थे। ऐसी कौन कौन सी दो बातें थी? तो आज़ादी के बाद में लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो भी बढ़ने लगी। तो इस समय दो बातों को लेकर के सब लोग चाहते थे कि ये दो बातें तो भारत आज़ाद होने के बाद में हो। और वो पहली बात कौन सी थी? वो पहली बात ये थी कि देश का जो शासन चलाया जाए, देश का शासन, और देश का ये जो शासन चलाया जाएगा ये शासन किस पद्धति पर चलाया जाए? तो ये लोकतांत्रिक ढंग से चलाया जाए। तो लोकतांत्रिक ढंग के माध्यम से ये शासन चलाया जाए। कहने का मतलब लोकतंत्र को अपना करके देश का शासन चलाया जाए। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि सरकार से भी कुछ अपेक्षाएं रखती हैं। कौन? जनता। तो सरकार से कुछ अपेक्षाएं रखती हैं। तो दूसरा जो पहलू था वो ये था कि सरकार काम करेगी। और सरकार किसके लिए काम करेगी? तो सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। तो सरकार सबके भले के लिए क्या करे? कार्य करे। तो इन दो बातों को लेकर के सबकी सहमति बन गई थी कि आज़ादी के बाद में ये दो चीज़ें तो भारत में होनी ही चाहिए। तो इसके बाद में फिर आगे हम बात करते हैं कि आज़ाद जब भारत हुआ तो कौन कौन सी परिस्थितियां रही? क्या आज़ादी के बाद में भारत में शांति बनी रही या नहीं बनी रही? तो इसको हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद में भारत में कौन कौन सी परिस्थितियां रही। तो हम बात करते हैं आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान का जो जन्म हुआ वो कठिनाइयों में हुआ। कठिनाइयों का क्या रहा? समय। तो आज़ाद भारत था, उसका जन्म किस में हुआ? कठिनाइयों में हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि एक तरफ तो हमें खुशी थी कि हम क्या हो रहे हैं, हमें क्या मिल रही है? हमें आज़ादी मिल रही है। एक तरफ तो ये खुशी थी, लेकिन खुशी के साथ साथ सबसे बड़ा दुख क्या था? तो आज़ादी के साथ दुख क्या था? देश का बंटवारा। तो देश का बंटवारा जो था ना वो हमें खुशी के साथ एक गम का बड़ा रूप दे दिया। तो आज़ाद हो रहे थे, लेकिन आज़ादी के साथ क्या था कि देश का विभाजन भी हो रहा था, बंटवारा भी हो रहा था। तो एक ये समस्या आज़ादी के समय थी। दूसरी जो समस्या थी वो आज़ादी के समय क्या रही कि आज़ादी के समय जब देश का बंटवारा हुआ तो क्या बढ़ी? हिंसा बढ़ी। और हिंसा भी इतने व्यापक स्तर पर बढ़ी कि उसे रोक पाना पॉसिबल नहीं रहा। तो हिंसा बढ़ी, और हिंसा बढ़ी उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले लोगों का क्या हुआ? विस्थापन।
लोग एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। तो विस्थापन हुआ और विस्थापन के साथ साथ क्या बढ़ी, हिंसा बढ़ी, तो शांति रही नहीं। तो आज़ाद हिंदुस्तान का जो जन्म हुआ ये किस में रहा, कठिनाइयों में रहा। क्यों रहा, क्योंकि आज़ादी के साथ एक तो देश का क्या हो गया, बंटवारा हो गया, और दूसरी क्या समस्या रही हमारे, दूसरी समस्या रही कि विस्थापित हुए लोग, और विस्थापित हुए तो हिंसा हुई, और हिंसा भी बड़े व्यापक पैमाने पर हुई। इसके बाद में फिर आगे हम बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में भारत के सामने कौन कौन सी चुनौती रही। क्या स्वतंत्र भारत के सामने कोई चुनौतियाँ नहीं थी, या चुनौती थी तो वो चुनौती कौन कौन सी रही। तो स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियाँ। तो मैंने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत के सामने या स्वतंत्र भारत के समय कौन कौन सी चुनौतियाँ रही। तो स्वतंत्र भारत के समय कौन कौन सी चुनौती रही उनकी हम बात करते हैं, बड़े आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी देश जब आज़ाद होता है तो उसके सामने पहली चुनौती यही रहती है कि वो जो आज़ाद हुआ है वो वैसा ही बना रहे, ऐसा नहीं कि आगे जाकर के उसके क्या हो जाए, टुकड़े हो जाए। तो पहली चुनौती तो भारत के सामने क्या रही कि आज़ादी के साथ जो जो क्षेत्र भारत में है वो भारत में ही बरकरार रहे, भारत में ही बना रहे। ऐसा नहीं हो कि वो क्षेत्र आगे जा कर के भारत से अलग हो जाए और एक नया देश का रूप धारण कर ले। अगर ऐसा होगा तो फिर देश उतना मजबूत नहीं रह पाएगा, चाहे आर्थिक रूप से बात कर लें या फिर हम राजनीतिक रूप से बात कर लें। तो स्वतंत्र भारत के सामने एक चुनौती तो किसकी रही कि देश को हमें टुकड़े होने से क्या करना है, बचाना है। तो पहला बिंदु हम लेते हैं कि देश को एकता के सूत्र में क्या करना है, आपको बांधना है। अब देश को एकता के सूत्र में क्यों बांधना है, ये चुनौती क्यों हो सकती है भारत में। तो अगर हम भारत के ऊपर दृष्टि डालें तो भारत में देखेंगे, तो भारत में देखने पर हम पाएंगे कि भारत में क्या है, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। विभिन्न जाति के साथ साथ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। विभिन्न धर्म के साथ साथ विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और भाषा के साथ साथ लोगों की अलग अलग क्या पाई जाती है, संस्कृति पाई जाती है। तो विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर भारत में क्या रही, विविधता रही। जब भारत में इतनी ज़्यादा विविधता है इन सब के आधार पर, तो क्या भारत में संघर्ष नहीं हो सकता है क्या। तो भारत में बिल्कुल क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। ठीक है, तो ये सब लोग जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में क्या कायम करना है, इनमें एकता कायम करना है। इनको आपस में होने वाला जो इनके मध्य में होने वाला जो संघर्ष है उससे इनको बचाना है, इनमें एकता बनी रहे, ऐसा प्रयास करना है। इसके साथ साथ में जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्र विशेष के जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी क्या करना है, सहमति देनी है या फिर नहीं देनी, ये भी विचार करना है। क्या क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा महत्व दिया जाए या फिर देश को ज़्यादा महत्व दिया जाए, तो ये निर्णय भी लेना था। तो देश को एक कैसे रख सकते हैं, जो विभिन्नताएं हैं, जो विविधताएं हैं, उनके आधार पर हम देश को एक कैसे रखें ताकि देश के टुकड़े न हों। ये भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, और पूरा जो पहला चैप्टर है वो इसी पर है कि भारत और भारत को एक रखना है तो एक कैसे रखें। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हम लें तो दूसरा पॉइंट उस समय भारत के सामने क्या चुनौती बन करके आया, तो वो था लोकतंत्र को लेकर। लोकतंत्र को कायम करना। लोकतंत्र को कायम
लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के भी कितने रूप थे? लोकतंत्र के भी 2 रूप थे। अगर विश्व की हम बात करें तो विश्व में कितने प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? तो विश्व में 2 प्रकार का क्या पाया जाता है? लोकतंत्र पाया जाता है। एक लोकतंत्र होता है कैसा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा लोकतंत्र कैसा होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो लोकतंत्र को भारत ने अपना तो लिया, लेकिन क्या वो लोकतंत्र भारत में कायम रहेगा या नहीं रहेगा? क्या लोकतंत्र के स्थान पर भारत में तानाशाही शासन स्थापित हो सकता है? ठीक है, तो इसको लेकर के भी दुविधाओं का क्या रहा? समय रहा। क्या भारत में लोकतंत्र कायम रहेगा? अगर लोकतंत्र कायम रहेगा तो सरकार को क्या क्या कार्य करना चाहिए? तो लोकतंत्र के कायम की हम अगर बात करें तो विश्व स्तर पर अगर हम लोकतंत्र को बांटें तो लोकतंत्र कितने प्रकार का है? तो विश्व में लोकतंत्र के प्रकार, और विश्व में लोकतंत्र के प्रकारों को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक कौन सा प्रकार है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा कौन सा है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो लोकतंत्र विश्व में 2 प्रकार का था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब भारत के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ते को भारत को अपनाना था, तो भारत ने कौन से लोकतंत्र को अपनाया? प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। प्रतिनिधि लोकतंत्र को तो भारत ने अपना लिया, लेकिन इस लोकतंत्र के माध्यम से भारत में क्या क्या काम भारत को करना था? तो एक तो भारत को करना था कि जब लोकतंत्र को अपना लिया तो समय पर क्या हो? चुनाव। और ये जो चुनाव हो वो कैसा होना चाहिए? सफल हो। तो चुनाव को सफल बनाना है तो लोगों को मतदान का क्या देना पड़ेगा? अधिकार भी देना पड़ेगा। तो चुनाव को क्या बनाना था? सफल बनाना था। चुनाव को सफल बनाना था। इसके साथ साथ में और क्या काम करना था कि देखो सरकार को क्या करना है? सरकार को कार्य, कि सरकार कार्य करेगी। और ये सरकार कार्य किसके आधार पर करे? तो ये सरकार संविधान के आधार पर कार्य करे। संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं, सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों के आधार पर ही सरकार क्या करे? अपना कार्य करे। फिर सरकार काम भी करेगी तो जो संवैधानिक प्रावधान है, इन संवैधानिक प्रावधानों को सरकार क्या करे? व्यवहार में लागू करे। ऐसा नहीं हो कि वो जो प्रावधान बने हुए हैं वो सिर्फ किताब में लिखे हुए रहे, संविधान में लिखे हैं, ऐसा नहीं, उनको व्यवहार में भी लागू करना चाहिए। ये सरकार क्या करे? अपनी प्राथमिकता तय करे। तो दूसरी जो समस्या थी वो थी लोकतंत्र को कायम करना। तो लोकतंत्र को कायम करना ये अपना हो जाएगा दूसरा चैप्टर, पूरा का पूरा इसी पर है। फिर तीसरी बात हम करते हैं कि सरकार के सामने या देश के सामने और क्या समस्या रही। तो तीसरी समस्या ये रही कि विकास कैसे करें। विकास करना ये स्वतंत्र भारत के सामने तीसरी बड़ी चुनौती रही। अब विकास करना है तो विकास का आधार क्या हो? तो विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो विकास के 2 मॉडल थे, एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में पहले से ही क्या थी? असमानता थी। असमानता का मतलब है कि असमानता को 2 भागों में अगर हम बांटें तो एक वर्ग ऐसा हो जाएगा जो क्या है? साधन संपन्न वर्ग है। साधन संपन्न वर्ग से अभिप्राय है कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं कुछ लोगों के पास, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है, तो ये हो जाएंगे साधन विहीन लोग या विहीन वर्ग। अब जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो साधन विहीन वर्ग हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, उनके लिए सरकार क्या प्रयास करे कि उनकी स्थिति में क्या हो जाए? सुधार हो जाए। ठीक है, तो देश में जो आर्थिक असमानता है उस आर्थिक असमानता को किस प्रकार से दूर करें? तो विकास करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी का एक प्रसिद्ध नारा है, और वो नारा कौन सा है? सबका साथ और सबका विकास।
आप देखें देश विकास के मार्ग पर तभी आगे बढ़ेगा जब सबका क्या मिले, साथ मिले। ठीक है, सबका साथ नहीं मिलेगा तो देश का कभी भी क्या नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है। सबके साथ से अभिप्राय है कि समाज में आर्थिक आधार पर क्या पाई गई है, असमानता। तो ये असमानता क्या हो, दूर हो। इस असमानता को जब दूर किया जाएगा तब जाकर के क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। सब लोगों का हमें क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो समाज में जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों का हमें क्या मिले, सहयोग मिले, वो वर्ग सब आगे बढ़े। अगर उनमें से कोई वर्ग आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनमें जो योग्य व्यक्ति होंगे उन योग्य व्यक्तियों का देश को क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए विकास के लिए सभी वर्गों का आगे बढ़ना जरूरी है। तो सभी वर्ग आगे बढ़े तो गरीब लोगों के लिए सरकार क्या काम करे। गरीब लोगों के साथ साथ में दूसरी बात और थी कि धर्म के आधार पर और धर्म के साथ साथ संस्कृति के आधार पर भारत में जो लोग कैसे थे, अल्पसंख्यक। कि धर्म और संस्कृति के आधार पर जो लोग भारत में क्या थे, अल्पसंख्यक थे। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान किए जाए। ठीक है, उन लोगों के लिए सरकार क्या प्रावधान करे, उन्हें सुरक्षा सरकार कैसे दे। तो इससे अभिप्राय ये था कि धर्म और संस्कृति के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए सरकार कौन कौन से बंदोबस्त करे, कौन कौन से प्रयास करे। तो ये विकास का स्वरूप है और पूरा का पूरा तीसरा जो चैप्टर वो विकास के ऊपर है। तो विकास के विश्व स्तर पर दो ही मॉडल हैं, एक कौन सा है, पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी। तो इन दोनों रास्तों में से एक रास्ते को अपनाएं और समाज में जो असमानता उस असमानता को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास करे, सबका सहयोग सरकार को कैसे मिले, क्या प्रयास करे। साथ साथ में भारत में जिनकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी धर्म और संस्कृति कैसे बची रहे, इसके लिए सरकार कौन कौन से बंदोबस्त करे, ये सभी सरकार को क्या करना था, प्रयास करना था। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 3 थी। अब जो हमने पढ़ा उसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो स्वतंत्र भारत और परतंत्र भारत दोनों में क्या फर्क है मैंने आपको बता दिया। फिर देश को आज़ादी मिली और देश को आज़ादी मिली तो उसका आधार क्या रहा, उसका आधार रहा भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। तो 1947 का जो अधिनियम था इसके माध्यम से भारत को आज़ादी मिली और इसमें मुख्य रूप से जो 3 प्रावधान प्रभावित करने वाले थे उन तीनों में से तीसरा जो प्रावधान था वो देश को विभाजन की ओर लेकर जाने वाला था, देश के टुकड़े करने वाला था। और आपने एक व्यक्ति का नाम भी बहुत अच्छे से सुना है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनके प्रयासों से देशी रियासतों को भारत में मिला लिया गया और देश का विखंडन या देश का जो टुकड़ा था, टुकड़े होने से देश को बचाया जा सका। तो ये 3 प्रावधान हमने पढ़े कि भारत का विभाजन 2 बड़े क्षेत्रों में हो गया और उस समय देशी रियासतों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया जैसे ही देश आज़ाद हुआ और उन्हें 3 अधिकार दिए गए कि वो चाहे तो भारत में, वो चाहे तो पाकिस्तान में, या वो चाहे तो अपने आप को क्या रख लें, स्वतंत्र रख लें। इसके बाद में आगे फिर हमने ये पढ़ा कि ये जो व्यापारी कंपनी देश में आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और 1599 ईस्वी में लंदन में इसकी कुछ व्यापारियों ने मिलकर के क्या की, स्थापना की। और वहाँ से फिर महारानी से आज्ञा पत्र लेकर के, महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर के वो भारत में आए। फिर आगे जा कर के आप देखो प्लासी का युद्ध, और ये जो प्लासी का युद्ध है, इस प्लासी के युद्ध ने पूरी तरह से भारत की जो व्यवस्था थी उसको प्रभावित कर दिया। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, उसको जीत करके अंग्रेज भारत में प्रवेश कर गए और 1757 से लेकर के 1947 तक पूरे 190 सालों तक भारत पर इन्होंने अधिकार रखा। फिर 15 अगस्त या 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 को भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद फिर देश के सामने, संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और उन्होंने जो भाषण दिया उसको एक अलग नाम से जाना गया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में इसको बोलते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि आज़ादी के समय 2 बातों पर सब लोगों की सहमति थी, सभी लोग चाहते थे कि आज़ादी के बाद में ये भारत में हो। और वो क्या
क्या था, एक तो देश का शासन लोकतंत्र के आधार पर हो और दूसरा सरकार सबके भले के लिए काम करे, कुछ वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करे। फिर आज़ाद हिंदुस्तान का जो जन्म हुआ वो कठिनाइयों में रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि आज़ादी के साथ देश का क्या हो गया, बंटवारा और हिंसा व्यापक स्तर पर हुई, विस्थापन हुआ। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो 3 मुख्य चुनौतियां थी। एक तो देश जिस स्थिति में आज़ाद हुआ है वैसा ही रहे, उसके आगे जाकर के टुकड़े नहीं हो। अब ये समस्या क्यों थी? क्योंकि देश में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति को लेकर विविधताएं थी। तो इन विविधताओं का सम्मान करते हुए देश को एक रखना था, ये चुनौती। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को क्या करना था, कायम करना था। लोकतंत्र को अपना लिया तो लोकतंत्र सफल भी हो, किसमें, भारत में। इसके लिए क्या प्रावधान करें, ठीक है। और तीसरा था विकास करना, कि आर्थिक विकास कैसे करें, इसके लिए किस पैमाने को हम अपनाएं। तो आज हमने पढ़ा पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में कुछ बातें हमने कर ली। फिर हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।